हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपकी आगामी DRDO सेप्टेम्बर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसरो का एग्ज़ाम होने वाला है, या आपका जो बार का एग्ज़ाम होने वाला है, इन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम जो है निमी के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो आपको जैसे कि पता होगा कि किसी भी अगर टेक्निकल एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम को अगर आप देने जाते हैं, तो उसमें जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं आपके निमी की बुक से ही पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में सारे जो क्वेश्चन हैं वो निमी की बुक से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पीतल की सोल्डरिंग के लिए जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग कि पीतल की सोल्डरिंग करते समय हम जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं फ्लक्स के रूप में। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की जैसे कि मेटल्स होते हैं, उनके लिए अलग प्रकार के फ्लक्स यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत के कार्यों के लिए, ठीक है, फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत के कार्यों के लिए जो है फ्लक्स के रूप में हम रेजिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है सोल्डरिंग तापमान। तो सोल्डरिंग का जो तापमान होता है, या सोल्डरिंग जो की जाती है, वह 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे की जाती है। सोल्डरिंग जो की जाती है आपके 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर सोल्डरिंग की जाती है। ठीक है, सोल्डर का मिश्रण के बारे में हमें क्वेश्चन पूछता है आपसे बार बार कि सोल्डर का मिश्रण होता है, यानी कि सोल्डर एलॉय है, मिश्रण है किस किस का। तो यह जो है आपका टिन और लेड का मिश्रण होता है। किसका? टिन और लेड का। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, लेथ मशीन के स्टडी रेस्ट के पैड ब्रास के बनाए जाते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, कि जो लेथ मशीन का स्टडी रेस्ट होता है, वह जो है आपके उसके जो पैड होते हैं वह ब्रास के बनाए जाते हैं। ठीक है, लेथ मशीन का स्टडी रेस्ट होते क्या हैं? तो यह जो है आपके लंबे जाब को सहारा देने के लिए जो है, यह एक प्रकार का लेथ एक्सेसरी है, जो लंबे जाब को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसका जो पैड होता है वो ब्रास का बनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है, सोल्डर में 63% टिन और 33% लेड होता है। तो हमको पहले बता चुके हैं कि सोल्डर जो है आपका टिन और लेड का मिश्रण होता है, यानी कि टिन और सीसा का मिश्रण होता है, जिसमें 63% टिन और 33% सीसा होता है, आपका लेड होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, स्लिप गेज की हार्डनेस 63 HRC होती है। तो जो स्लिप गेज होता है, ठीक है, इसकी जो हार्डनेस होती है वो 63 HRC होती है, 63 HRC होती है। ठीक है, कल हम आपको हार्डनेस से संबंधित एक क्वेश्चन और बताए थे कि जो हैमर होते हैं, हैमर की स्ट्राइकिंग जो पोर्शन होता है, उसकी हार्डनेस जो होती है 49 से लेके 49 से लेके 56 HRC तक होती है, यानी कि 49 से लेकर के 56 HRC तक होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, बिना लुब्रिकेट किए हुए जनरल बियरिंग में ड्राई फ्रिक्शन होती है, यानी कि ऐसी बियरिंग जिसमें किसी प्रकार का कोई लुब्रिकेंट न यूज़ किया गया हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ड्राई फ्रिक्शन होगी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बियरिंग में आपके हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। अगर हम बियरिंग में लुब्रिकेंट नहीं देते हैं, तो आपके रोलिंग एलिमेंट्स जो होते हैं, उसमें जैसे कि बॉल होता है, केज होता है, रोलर आपके फिट रहते हैं, तो आपके क्या करना है, उसमें क्या होगा, ड्राई फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। तो जब ये आपको याद रखना है कि बिना लुब्रिकेट किए हुए जनरल बियरिंग में ड्राई फ्रिक्शन उत्पन्न होती है, या ड्राई फ्रिक्शन होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, स्क्रैपर्स टूल स्टील के बनाए जाते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई सारे एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन कि स्क्रैपर किस पदार्थ से बनाया जाता है, या किस स्क्रैपर की धातु होती है। तो स्क्रैपर को याद रखिएगा, स्क्रैपर्स जो है आपके टूल स्टील से बनाए जाते हैं। ठीक है, और स्क्रैपर्स अलग अलग आपके प्रकार के होते हैं, इसके अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछता है। जैसे कि आपसे पूछता है फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो फ्लैट स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है आपकी समतल सतह की स्क्रैपिंग के लिए। ठीक है, और आपका एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, जैसे कि आपसे पूछता है कि बड़ी सतहों की फाइलिंग के लिए किस स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं। तो बड़ी सतहों की फाइलिंग के लिए हम बुल नोज स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, आपको याद रखना है। और छोटे व्यास की होल के लिए, ठीक है, छोटे व्यास के लिए हम ट्रायंगुलर स्क्रैपर का प्रयोग करते हैं, अभी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, जहाँ कंपन अधिक हो वहाँ BSF थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे अधिक वाइब्रेशन हो, ठीक है, यानी कि ऐसी मशीन हो जहाँ पे वाइब्रेशन अधिक हो रहा हो, वहाँ पे
BSF थ्रेड का प्रयोग करते हैं। BSF का मतलब होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, ठीक है। तो इसका एंगल जो होता है आपका 55 डिग्री होता है, जैसे कि BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ, BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, ठीक है, और BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। इन सभी का जो ये तीनों जो थ्रेड होती हैं, इनका एंगल जो होता है आपका 55 डिग्री होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि जहाँ पे कंपन अधिक हो वहाँ पे BSF थ्रेड का प्रयोग करते हैं और इसका एंगल जो होता है 55 डिग्री होता है, ठीक है। इसके साथ ही अलग और भी आपके थ्रेड होते हैं, जैसे कि आपकी शीशे की जो बोतल होती है, ठीक है, वहाँ पे आपका पूछता है क्वेश्चन कि शीशे की बोतल पे कौन सा थ्रेड होता है। तो शीशे की जो बोतल होती है उसमें आपका नकल थ्रेड होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, रेलवे की कपलिंग में भी आपका नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, वर्म थ्रेड की गहराई सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे अधिक होती है वर्म थ्रेड की गहराई, ठीक है। तो ये भी आप क्वेश्चन याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस थ्रेड की गहराई सबसे अधिक होती है या सर्वाधिक गहरी होती है। तो आप याद रखिए कि वर्म थ्रेड की गहराई जो होती है आपकी 0.6866 इंटू पिच होती है, या ये आप याद रखिएगा। या आप सिंपली ये भी याद रख सकते हैं कि जो वर्म थ्रेड है इसकी गहराई सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्म थ्रेड या आपसे थ्रेड से संबंधित एक और क्वेश्चन, जैसे कि आपका एकमी थ्रेड आपसे पूछता है, ठीक है, कि एकमी थ्रेड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो लेथ मशीन के लीड स्क्रू पे एकमी थ्रेड का दी रहती है और इसका एंगल जो होता है आपका 29 डिग्री होता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, यूटेक्टाइल्ड स्टील का अपर एवं लोअर क्रिटिकल तापमान समान होता है। तो जो आपकी यूटेक्टाइल्ड स्टील होती है उसका लोअर और अपर क्रिटिकल तापमान समान होता है। स्टील का जो लोअर क्रिटिकल तापमान होता है सामान्यतः, ठीक है, वो 723 डिग्री सेल्सियस होता है। पुनः आपको बता दें एक बार कि स्टील का जो लोअर क्रिटिकल तापमान होता है वो 723 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 723 डिग्री सेल्सियस। और जबकि इसका अपर क्रिटिकल जो तापमान है वो आपका 800 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 800 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको याद रखना है। इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है, तो वहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए 723 डिग्री सेल्सियस। और पूछ दिया अगर आपसे कि स्टील का अपर क्रिटिकल तापमान कितना होता है, तो आप याद रखिए कि उसका जो अपर क्रिटिकल तापमान है वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यूटेक्टाइल स्टील एक ऐसा स्टील है जिसका अपर क्रिटिकल तापमान और लोअर क्रिटिकल तापमान दोनों एक समान होता है, ठीक है, इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा, गियर के आकार को PCD से निर्दिष्ट किया जाता है, यानी कि गियर का जो स्पेसिफिकेशन है वो पिच सर्किल डायमीटर से करते हैं। PCD का मतलब यहाँ पे यही है कि पिच सर्किल और डायमीटर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। गियर का प्रयोग जो है हम गति को बदलने के लिए करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये गति को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। तो गियर के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, पाइप के सिरे को बंद करने के लिए प्लग का प्रयोग करते हैं। तो पाइप फिटिंग में आपके अलग अलग प्रकार के जो आपके जो टूल्स है वगैरह वो सब प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि आपका प्लग है, तो प्लग का प्रयोग करते हैं हम पाइप के सिरे को बंद करने के लिए, ठीक है। और इससे पूछता है आपसे कि प्लग पर कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो प्लग पर एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है। ये आप तो पाइप पर आप याद रखिएगा, प्लग पर आप याद रखिएगा कि एक्सटर्नल थ्रेड कटी होती है। जबकि आपका कैप पूछे तो कैप पर जो है आपका इंटरनल थ्रेड कटा रहता है, ये आपको याद रखना है। ये कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है बार बार, ठीक है। तो यह भी आपको याद होना चाहिए। जबकि यूनियन का प्रयोग जो है दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, यूनियन का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, डबल हेलिकल गियर को हेरिंग बोन गियर भी कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि डबल हेलिकल गियर को हेरिंग बोन गियर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, पुली के फेस पर जो थोड़ी सी कन्वेक्सिटी दी जाती है उसे क्राउनिंग कहते हैं। तो यह भी याद रखिएगा कि पुली के फेस पर जो थोड़ी सी कन्वेक्सिटी दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्राउनिंग कहते हैं। इसकी मदद से क्या होता है कि आपकी जो बेल्ट है वो आपके पुली के सेंटर में बनी रहती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो सेटिंग सरफेस प्लेट पर की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछता है एग्जाम में कि डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो सेटिंग की कहाँ पे कैसे की जाती है। तो डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो सेटिंग होती है वो आपकी सरफेस प्लेट पर की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। सरफेस प्लेट जो है आपको कल बताए थे कि सरफेस प्लेट जो है आपके कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसका प्रयोग जो है हम किसी जाप की सतह को जाँचने के लिए, चेक करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, टाइमिंग बेल्ट अधिक शोर मचाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे कुछ एग्जाम पूछता है कि टाइमिंग बेल्ट या कौन सा बेल्ट अधिक शोर मचाते हैं।
या कौन से बेल्ट जो है आपका टाइमिंग अधिक शोर मचाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। इस यहाँ पे टाइमिंग बेल्ट है, ठीक है। तो टाइमिंग बेल्ट जो है आपके अधिक शोर मचाते हैं चलते समय, ठीक है। तो ये आपके याद रखिएगा। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रोडक्शन शॉप में सेंट्रलेस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पे किसी भी कंपोनेंट्स का अधिक मात्रा में उत्पादन करना हो, वहाँ पे हम सेंट्रलेस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, पार्टिंग ऑफ व्हील रबर बांड से बनाए जाते हैं। तो पार्टिंग ऑफ जो व्हील होते हैं आपके रबर बांड से बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। पार्टिंग ऑफ एक प्रकार का ऑपरेशन है जिसमें हम जैसे कि एक कंपोनेंट से उसको दो भागों में काटते हैं, यानी काटने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पार्टिंग ऑफ कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, ठीक है। बॉन्ड जो है आपके जो क्या कहते हैं, ग्राइंडिंग व्हील पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड आपके जो है बॉन्ड और किससे एब्रेसिव से मिलाकर के आपकी क्या बनता है, ग्राइंडिंग व्हील बनता है, ठीक है। तो जो बॉन्ड होता है आपको एब्रेसिव व्हील को आपस में बांधने का, आपस में पकड़ने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें पूछता है आपके रबर बॉन्ड, ठीक है, को जो है आर अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, रेजोनॉइड बॉन्ड को, ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रबर बॉन्ड को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखिए कि रबर बॉन्ड को जो है हम आर अक्षर से प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं। एक क्वेश्चन बॉन्ड से संबंधित एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है, शैलक बॉन्ड। तो पूछता है आपसे कि शैलक बॉन्ड को किस अक्षर से निर्देशित किया जाता है या दर्शाया जाता है। तो शैलक बॉन्ड को जो है हम बी अक्षर से आप जो है हम उसको क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। और विट्रीफाइड बॉन्ड को जो हम भी अक्षर से दर्शाते हैं, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, बॉसिंग मैलेट के दोनों सिरे गोलाकार होते हैं। तो जो बॉसिंग मैलेट होते हैं, मैलेट का मतलब है लकड़ी के आपके क्या चीज़, हैमर। मैलेट का मतलब होता है कि लकड़ी के हैमर। तो आपके जो बॉसिंग मैलेट होते हैं उसके दोनों जो सिरे होते हैं ये गोलाकार होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, बनावट के आधार पर स्निप दो प्रकार की होती हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि जो बनावट के आधार पर स्निप होती है आपकी, ये आपके दो प्रकार की होती हैं। स्निप का प्रयोग पतली शीट को काटने के लिए करते हैं, यानी कि 1.2 मिलीमीटर तक की स्निप को हम जो है पतली शीट को जो है स्निप के द्वारा काट सकते हैं। जब से उससे अधिक मोटी शीट को काटने के लिए हम सीयर का प्रयोग करते हैं। और स्निप जो है आपके मुख्यतः दो प्रकार की होती है बनावट के आधार पे, एक स्ट्रेट स्निप और एक बेंड स्निप। तो यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। कर्व मेटल की जैसे कि शीट की काटिंग के लिए हम बेंड स्निप का प्रयोग करते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, स्प्लैश लुब्रिकेशन को रिंग आयलिंग भी कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि स्प्लैश लुब्रिकेशन को रिंग आयलिंग भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट के ऊपर में रिंग रहती है, और जो यह इसमें क्या होता है कि यह सॉफ्ट जो होती है आपके किसमें लुब्रिकेंट होता है उसमें आपका डूबा रहता है, और जब सॉफ्ट चलती है तो इसका आपका जो है आपका रिंग भी उसके साथ साथ में घूमता है। और इससे क्या होता है कि आपका जो क्या होता है, छिड़काव होता है आपका लुब्रिकेंट का चारों तरफ। और इसमें यह जो विधि है मुख्यतः जैसे कि गियर वगैरह जो जहाँ पे दिए रहते हैं जहाँ वहाँ पे आपका प्रयोग किया है। जैसे कि इसका यह जो है आपका लेथ मशीन के हेड स्टॉक, इसका एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है। तो लेथ मशीन का जो हेड स्टॉक है वहाँ पे आपका ये लुब्रिकेशन की विधि प्रयोग की जाती है, ठीक है। स्प्लैश लुब्रिकेशन या रिंग आयलिंग भी इसे हम कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। लेथ मशीन है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछता है आपसे एग्जाम में कि लेथ मशीन का हेड स्टॉक कहाँ होता है। तो लेथ मशीन का जो हेड स्टॉक है वो आपके बाएं सिरे पे स्थित होता है, जबकि लेथ मशीन का टेल स्टॉक आपके दाएं सिरे पे स्थित होता है। ये आपको याद रखा है। लेथ मशीन चलाने वाले को, लेथ मशीन ऑपरेट करने वाले को हम टर्नर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। लेथ मशीन का जो बेड है वो कास्ट आयरन से बनाया जाता है, क्योंकि इसके कास्ट आयरन जो होता है वो आपका हाई कंप्रेसिव इसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और कास्ट आयरन से संबंधित ये क्वेश्चन कॉमन पूछता है कि कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय किस लुब्रिकेंट का या किसका प्रयोग करते हैं, किस कटिंग ऑयल का लुब्रिकेंट नहीं कूलेंट का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि कास्ट आयरन की मशीनिंग करते समय किसी भी प्रकार के कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट आपके अंदर ग्रेफाइट एक प्रकार क्या जो है आपका सॉलिड लुब्रिकेंट है, ठीक है। तो इस वजह से हम कास्ट आयरन में किसी प्रकार के लुब्रिकेंट का कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीस तेल से अधिक विस्कोसिटी वाला ग्रीस तेल से अधिक विस्कोसिटी वाला सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ग्रीस किस प्रकार का लुब्रिकेंट है। तो ग्रीस जो है आपका सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि आपका जो ग्रेफाइट है वो आपका सॉलिड लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड हो गया आपका ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रीस हो गया आपका सेमी लिक्विड, और जो आपका सोलेबल ऑयल होता है वो आपका लिक्विड लुब्रिकेंट होता है,
ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रीस जो होता है आपका तेल से अधिक विस्कोसिटी वाला सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट है। तो विस्कोसिटी का मतलब होता है उसकी बहने की अवस्था। तो जिस पदार्थ जो ज़्यादा बहेगा उसकी विस्कोसिटी कम होगी, जो कम बहेगा जिसकी बहाव कम होगी वो उसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। यानी कि जो तेल पतला होगा उसकी विस्कोसिटी कम होगी, जो तेल ज़्यादा गाढ़ा होगा मोटा होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। लुब्रिकेंट से संबंधित और भी क्वेश्चन आपसे पूछता है बार बार एग्जाम में, जैसे कि फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, ठीक है, पोर पॉइंट, ये सारा आपके टर्म्स एग्जाम में पूछता है। तो फ्लैश पॉइंट हुआ होता है लुब्रिकेंट का वह तापमान जिस पे लुब्रिकेंट से केवल धुआं निकलता है, उसमें आग नहीं पकड़ती है, ठीक है। यानी कि लुब्रिकेंट का वह तापमान जिसमें बिना आग पकड़े पर्याप्त लगातार क्या होता है, धुआं निकलता है, उसको हम कहते हैं लुब्रिकेंट का फ्लैश पॉइंट। लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट वह पॉइंट होता है, तापमान होता है जिससे लुब्रिकेंट में आग पकड़ ले और वो लगातार जले, ठीक है, उसको हम कहते हैं लुब्रिकेंट का फायर पॉइंट। और लुब्रिकेंट का जो पोर पॉइंट होता है, ठीक है, वह होता है लुब्रिकेंट का बढ़ने, क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट के जो बहने की अवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट का पोर पॉइंट कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, बोरिंग टूल एक प्रकार का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो आप याद रखिएगा, कटिंग टूल्स आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स, ठीक है। तो बोरिंग हो गया, आपका ड्रिल मशीन हो गया, ये आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स के एग्जाम्पल है। रीमर हो गया, ठीक है, जबकि सिंगल जो चीजल है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो बोरिंग टूल है वो अभी आप एक प्रकार का आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स का एग्जाम्पल है या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है। बोरिंग आपका फाइल हो गया, ठीक है, रीमर हो गया आपका, क्या कहते हैं उसको, और क्या कहते थे अभी, और ड्रिल मशीन हो गया, ये आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स है। और जबकि आपका चीजल हो गया या स्क्रैपर हो गया आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसकी, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है। स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसकी जो डक्टिलिटी है वो आपकी कम हो जाती है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाने से उसकी डक्टिलिटी कम होती है। डक्टिलिटी क्या होता है, तो धातु का वह गुण, ठीक है, डक्टिलिटी धातु का वह गुण होता है जिसकी मदद से धातु के हम क्या करते हैं, तार बनाते हैं। जैसे कि आपका कापर है, तो कापर, इसका मतलब है कि कापर में डक्टिलिटी का गुण अधिक होता है, इस वजह से हम उसके क्या करते हैं, तार बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखे होंगे कि कापर के भी वायर वगैरह सब मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि कापर में अच्छी खासी क्या होती है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, हीरा और एमरी प्राकृतिक एब्रेसिव के उदाहरण हैं। तो हीरा, एमरी और कोरंडम ये आपके प्राकृतिक एब्रेसिव हैं, ठीक है। एब्रेसिव आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक एब्रेसिव यानी कि नेचुरल एब्रेसिव और एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो सिलिकॉन क्लोराइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये आपके उसके आर्टिफिशियल एब्रेसिव के उदाहरण हैं, जबकि हीरा, कोरंडम और एमरी ये आपके प्राकृतिक एब्रेसिव यानी कि नेचुरल एब्रेसिव के उदाहरण हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जाब के लिए टेम्परिंग तापमान तथा रंग उसके लिए दिया गया है, ठीक है। तो टेबल को थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे कि आपका ग्राइंडिंग व्हील हो गया या ड्रेसर हो गया, इसके लिए जो टेम्परिंग तापमान आता है 250 डिग्री सेल्सियस पे इसको टेम्पर करते हैं। अगर आपके पास तापमान मापने के लिए कोई टूल नहीं है तो हम पे उसका रंग देख करके भी हम उसको टेम्पर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लाइट येलो कलर देखेंगे, अगर लाइट येलो कलर आ गया तो हम उस ग्राइंडिंग व्हील या ड्रेसर को हम टेम्पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 255 डिग्री सेल्सियस, यह जो कैंची, पंच, डाई और टैप के लिए टेम्परिंग तापमान होता है, ठीक है। और इसके लिए हम जो कलर की बात करें तो ब्राउन येलो यानी कि भूरा पीला जो है आपका यह रंग होना चाहिए। तो अगर आपके पास जब तापमान मापने का कोई साधन नहीं है, चेक करने का कोई साधन नहीं है, तो हम उसके रंग को देख करके भी इस टूल्स को हम क्या कर सकते हैं, टेम्पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और लास्ट में आपसे कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।